चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कक्षा 12वीं का जो कि यहाँ पर रसायन शास्त्र का पेपर होने वाला है 28 फरवरी को होने वाला है। उसका कंप्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो जितने भी स्टूडेंट दे रहे हैं रसायन शास्त्र का पेपर 28 फरवरी को, तो एक बार अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि आपको पता होगा कि 28 फरवरी को यहाँ पर एग्जाम है केमिस्ट्री का, यानी रसायन शास्त्र का है। तो उसमें यही आने वाला है, एज इट इज यही उतरने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। आपको पता होगा कि मैक्सिमम मार्क्स जो होता है आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है। तो जिस स्टूडेंट को 70/70 चाहिए, यानी कि अपना 100% अपने जिस किसी स्टूडेंट को स्कोर करना है, वो एक बार वीडियो को जरूर देखेगा। और टाइम आपको 3 घंटे का प्रोवाइड होगा। 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को हर हाल में सॉल्यूशन करना ही करना होगा। रसायन शास्त्र का पेपर होगा, यानी केमिस्ट्री का आपका पेपर होने वाला है, हिंदी एंड इंग्लिश वर्सेस में होगा, जिसमें कि आपको दोनों ही सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और आपको पता होगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वो 90 यानी कि 19 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं क्वेश्चन पेपर में। और टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज की अगर बात करें तो 12 पेज में आपका पेपर छापा गया है। तो महत्वपूर्ण निर्देश भी आपके सामने इस प्रकार से दिए जा रहे हैं, उसे पढ़ना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि यही पेपर आने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। महत्वपूर्ण निर्देश इस प्रकार से हैं। पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 19 तक प्रत्येक प्रश्न में आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। विकल्प के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जिसमें आपको विकल्प दिए जाएंगे, यानी कौन सा आपको करना है कौन सा नहीं करना है आपको वो बताना होगा। यहाँ पर सेकंड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक आपको प्रत्येक प्रश्न पर आपको 7 अंक प्रोवाइड हैं। एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 7 अंक मिल जाएगा, अर्थात 7 चौके 28, इनके 28 मार्क्स यानी 1 से लेकर 4 तक आपके पक्के हो जाएंगे। तथा प्रत्येक उप प्रश्न जो आपका रहने वाला है वो 1 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर तीसरे वाले की बात नहीं, ये कह रहा है प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 12 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित किए हैं। 2 अंक यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 2 अंक प्रोवाइड होगा। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको शब्द सीमा मिनिमम आपको कितनी रहनी चाहिए, तो 30 शब्द रहनी चाहिए। और चौथा वाला कह रहा है प्रत्येक प्रश्न क्रमांक 13 से लेकर 16 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 3 अंक देगा, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको उत्तर की सब सीमा जो रहनी चाहिए वह 75 शब्द रहनी चाहिए। और पांचवा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 17 के लिए आपको 4 अंक निर्धारित है, यानी कि ये क्वेश्चन ऐसा होगा। 7वां क्वेश्चन ऐसा, यानी 17वां क्वेश्चन ऐसा रहने वाला है आपका, जिसमें आपको 4 अंक प्रोवाइड होंगे, जिसके लिए उत्तर की जो सब सीमा है वह मिनिमम 120 शब्द आपको बताना होगी। और छठा वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 18 से लेकर 19 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक निर्धारित है। तो आपको पता होगा कि 5 अंक निर्धारित है आपका क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने ही रियल पेपर, आपके सामने इस प्रकार से रखा जाएगा। तो पहला वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से रखा जाएगा कि सही विकल्प आपको लिखना होगा, यानी क्या करना है तो सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 7 अंक का रहने वाला है, जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि सिलिकॉन कार्बाइड यानी कि SiC सिलिकॉन कार्बाइड का ये फॉर्मूला होता है। निम्नलिखित इनकी प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है, किस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ाया है। क्या वह संयोजी है या फिर आणविक है या फिर धातुक या फिर आयनिक है। तो हम जानते हैं सिलिकॉन कार्बाइड जो है वह आपका क्या बनाता है, तो ये आपका सहसंयोजी बंध बनाता है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, तो आपका बिल्कुल ही ऑप्शन आपका पहला वाला ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट की बात में वह क्या कर रहा है, सेकंड वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि वह कारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है वह क्या कहलाता है। मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ाया है। यदि आपको पता है तो आपको पता होगा कि अभिकारक की सांद्रता जो होती है वह क्या होती है, वह कारक अभिक्रिया की जो सांद्रता होती है वह यानी कि जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक रहता है वो यही होता है अभिकारक की सांद्रता, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन 3 की बात करें वो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि हॉर्डी-शुल्ज़ का नियम संबंधित है। तो आपको पता होगा कि हॉर्डी-शुल्ज़ का जो नियम है वह किससे संबंधित है, तो मैं आपको काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ाया था। क्या वह विलियन से है, तो बिल्कुल ही नहीं। क्या स्कंदर से है, तो हाँ ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो चुका है। यहाँ पर बात करें कि साधारण ताप पर अमोनिया होती है, तो आपको पता होगा कि NH3 जो होती है साधारण ताप क्या होती है, तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ा है। ये आपका क्या होता है, तो वह आपका गैस होता है। क्या होता है, गैस होता है। ऑप्शन आपका पहला वाला ही राइट हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें 5वें क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से आपका पूछा जाने वाला है कि PMMA का पूरा नाम क्या है। तो आपका पहला वाला ही ऑप्शन सही है, पॉलीमेथिल मैथ एक्रेटलेट, यही आपका आंसर सही वाला होने वाला है। अर्थात ऑप्शन आपका पहला वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात करें 6ठे वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि PVC का एक लग है, तो PVC का एक लग कौन सा है। क्या
इनके विसिनल क्लोराइडल क्लोराइड है, या फिर आपका विनाइल क्लोराइड है, या फिर आपका स्टाइरोइन क्लोराइड है, या फिर आपका प्रोपेलीन है। तो आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा मैं आपको बता चलूँ। जो आपका सिक्स क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विनाइल क्लोराइड है। क्या हो जाएगा? विनाइल क्लोराइड। इनके ऑप्शन में आपका सेकंड वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो चुका है। यहाँ पर बात करें सातवें क्वेश्चन की कि बेरोनल सेकोनल उदाहरण है, तो किसके उदाहरण है? क्या वह प्रतिजैविक के हैं? तो बिल्कुल ही नहीं। क्या प्रशांत के हैं? तो हाँ, ऑप्शन में आपका सेकंड वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। ये आपके 7 अंक बिल्कुल ही पक्के हो चुके हैं 110%। तो फ्रेंड्स आज का है आप सामने है क्वेश्चन सेकंड जो आपका पूछा जाएगा वो इस प्रकार से पूछा जाने वाला है। यहाँ पर यह क्वेश्चन कितने अंक का रहने वाला है? तो आपका यह 7 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर क्या है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको खाली स्थान भरना होगा। जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा कि अंतः केंद्रित घनीय क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो हम जानते हैं जो आपका यानी कि इस प्रकार से बनता है, तो आपको पता हुआ इस प्रकार से जब आपका बनता है तो आपको इस प्रकार से मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको इससे यानी काफ़ी क्या मिलेगा, तो आपको पता नहीं है आपका घन हो जाएगा। इसके कोनों पर तो होता ही है और साथ में इसके क्या होता है, इसके सेंटर में भी होता है। क्या होता है? सेंटर में भी होता है, जिसमें हम कहते हैं VCC। क्या कहते हैं? VCC कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए VCC में क्या होता है। तो 8 कोनों पर है, इसलिए 1/8 होता है। 1/8 का कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। और प्लस में आपका कितना है? तो बीच में 1 है, तो आपको 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 1 + 1 का आपका कितना आ जाएगा? तो 2 आ जाएगा निकल कर। तो आपको सिंपली यहाँ पर 2 लगा देना, यही आपका आंसर था। नेक्स्ट बात ने कि झाग उत्प्लावन विधि अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त की जाती है। तो आपको सिंपली सल्फाइड लिखना। क्या लिखना है? सल्फाइड लिखा, तो आपका आंसर आ जाएगा सल्फाइड। नेक्स्ट बात ने कि SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा विरंजन रेडियस क्रिया द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है? आपको सिंपली यहाँ पर अपचयन लगा देना है। यहाँ पर बात नहीं कि फॉर्मिल्डिहाइड पर अमोनिया की क्रिया से बनने वाला यौगिकों के नाम आपको लिखना है, तो यूरोट्रोपिन लिखना, यही आपका आंसर रहने वाला है। एमाइड से अमीन बनाने की अभिक्रिया हाफ मैन कहलाती है। क्या कहलाती है? हाफ मैन कहलाती है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देख लेना है। इसके अगर फॉर्मूला की बात नहीं यूरोट्रोपिन की, तो यह फॉर्मूला होता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात है यहाँ पे रहा है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से इनके क्या बनने के अणु प्राप्त होते हैं? किसके अणु प्राप्त होते हैं? तो 38 ATP की होती हैं। किसके होते हैं? 38 ATP, यही आपका रहने वाला है आपका आंसर। सातवें क्वेश्चन की बात नहीं यहाँ पर रहा है के प्रति अम्ल का उदाहरण है, तो सिमेटिडीन व रेनिटिडीन का यह एग्जाम्पल रहने वाला है। तो आई होप आपको समझ में रहा होगा और इसे मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ाया है। यदि आपको पढ़ना है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने तमाम साथियों के पास शेयर कर देना। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से मैं आपको वीडियो देते रहता हूँ पर डे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं, वो भी आपका काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूँ, सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूँ। और यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो सेकंड वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछा जाने वाला है। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन कह रहा है आपको देखना है और समझना होगा। यह क्वेश्चन कितने अंक का है? यह क्वेश्चन आपका 7 अंक का रहने वाला है। इसमें क्या आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है कि सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम, आपको मिलान करना होगा। इसमें आपको है CaF2 यानी कि कैल्शियम क्या है, तो आपको बताना होगा कि CaF2 जो होता है वह क्या होता है। मैं आपको बता चलूँ, यहाँ पर यह क्या है? आयनिक यौगिक है। क्या है? तो आपको सिंपली आयनिक यौगिक में लिख देना है, क्योंकि आयनिक यौगिक ही है CaF2 होता है। तो आपको पता होगा कि Ca इधर रखा जाता है और ये F इधर, यानी कि F इधर आ जाता है और F इधर जाता है। इन दोनों से क्या करता है? तो संयोग करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं CF2 जो है वहाँ पर क्या रहने वाला है? तो वह आपको रहने वाला है एमिनो, क्या रहने वाला है? तो आयनिक यौगिक रहने वाला है। और स्वर्ण संख्या आपको पता होना चाहिए कि स्वर्ण संख्या होती है वह क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए। तो स्वर्ण संख्या मैं आपको बताते हूँ यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, मैं आपको बताते हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें कि मेलिकाइड क्या होता है, और यहाँ पर क्लोरीन क्या होता है, और यहाँ पर प्रोटीन क्या होता है, प्राकृतिक बहुलक क्या होता है, एस्पिरिन क्या होता है, सभी का जवाब मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्वर्ण संख्या होती है वह क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ। स्वर्ण संख्या जो होती है वो स्कंदन शक्ति होती है। क्या होती है? स्कंदन शक्ति होती है। मेलिकाइड क्या होता है? तो मेलिकाइड जो होता है तो CuCO3 × CuOH का होल ट्वाइस होता है। और क्लोरीन क्या होता है? तो तीक्ष्ण हरी पीली रंग की गैस होती है। क्या होती है? तीक्ष्ण हरी पीली रंग की गैस होती है। और प्रोटीन क्या होता है? मैं आपको बताती हूँ। प्रोटीन जो होता है वह होता है अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होती हैं। क्या होती हैं? अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होती हैं। और प्राकृतिक बहुलक क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए। प्राकृतिक जो बहुलक होता है वह आपका सेलुलोज होता है। क्या होता है? सेलुलोज होता है। और यहाँ पर बात करें कि एस्पिरिन क्या होता है, तो एस्पिरिन जो होता है आपका एसिटिक क्या होता है? एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिल एंड सैलिसिलिक अम्ल होता है। यही आपका आंसर रहने वाला था। यह क्वेश्चन आपका 7 अंक का बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है। तो ये भी आपके 7 अंक बिल्कुल ही मुकम्मल हो चुके हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा।
तो फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट की बात आते हैं तो चौथा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछा जाने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन फोर्थ इस प्रकार से आपका रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 7 अंक का रहने वाला है कि ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण आपको लिखना है। सभी का मैं आपको सॉल्यूशन दिखा ही दे रहा हूँ, तो आप इस सभी को क्वेश्चन को देख लीजिएगा और सभी को आंसर इस प्रकार से रखे गए। तो सिंपली आपके यानी क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी आ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर, तो देख लीजिएगा ये क्वेश्चन इस प्रकार से रखे गए हैं। तो पहला वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से रखा गया है, एक शब्द फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 7 अंक का रहने वाला है। यहाँ आपको क्या करना है, ध्रुवीय आणविक ठोस का एग्जाम्पल आपको लिखना होगा। तो HCl, SO2 यही 2 लिख दीजिएगा, यही आपके आंसर रहने वाले हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड यही आपका आंसर हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इतना ही आंसर रहने वाला है। और आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सभी आपके थ्योरेटिकल पर ही आपके निर्भर कर रहे हैं। सेकंड बात नहीं, यहाँ पे क्वांटम दक्षता का आपको सूत्र लिखना होगा। तो क्वांटम दक्षता जो होती है यानी कि क्या होती है, क्वांटम एफिशिएंसी जो होती है उसकी दक्षता होती है कि जो सूत्र होता है वह क्या होता है, तो फाई से हम उसे प्रदर्शित करते हैं। दिए गए समय में अभिक्रिया करने वाले परमाणुओं की संख्या, उसी समय में अवशिष्ट होने वाले क्वांटमों की यानी क्वांटमों की संख्या, यही आपका यानी फॉर्मूला है। यहाँ पे इससे आपके न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे। नेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल भी मैं इसे सॉल्यूशन करा रहा हूँ, इसलिए अंत तक इसे ध्यान में रखिएगा। थर्ड बार की बात करें कि फोटोग्राफी में टैनिंग के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो आपको पता होगा ऑरिक क्लोराइड क्या होता है, किसका होता है, ऑरिक क्लोराइड, यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात करें कि पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र आपको लिखना होगा। तो आपको पता होगा, मैंने आपको काफ़ी ही डिटेल के साथ पढ़ाया था। यही मैंने आपको 11th क्लास में ही पढ़ाया था और 12th क्लास में जो आपका इनके एक चैप्टर है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, उसमें मैंने यही पढ़ाया था कि NH2NP126 होता है। क्या होता है, NH2NP126 होता है, यही आपका आंसर रहने वाला है। इनके 1 to 6 में आपको बोल रहा हूँ डैश इनकी 1 से लेकर 6 तक यही आपका सामान्य सूत्र होता है। यहाँ पर बात नहीं पांचवें क्वेश्चन की कि K4FeCN का इनके होल 6 इनके IUPAC आपको नाम लिखना था। इसका हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट हो जाएगा। इसकी मैं एग्जाम्पल अगर बात करूँ तो यहाँ पर K से क्या होता है, तो पोटेशियम होता है, आपको बखूब ही पता होगा। तो पोटेशियम का आपको सिंपली पोटेशियम ही लिख देना है। यहाँ पर 6 का क्या होता है, आपको पता होगा कि हेक्सा क्या कहते हैं, कि हेक्स कहते हैं, तो हेक्सा आपको लगा देना है। और साइनोफेरेट क्या हो जाएगा, तो साइनोफेरेट हो जाएगा। आपको CN से आपको पता होगा कि CN आपको आ रहा है, इसलिए साइनोफेरेट हो जाएगा। F से हम फेरेट में चले जाते हैं। नेक्स्ट बात यहाँ पर क्या है, कार्बोलिक अम्ल का आपको संरचना सूत्र लिखना होगा। तो आपको बता दिया फॉर्मूला है जो आपका C6H6O है। और यहाँ पर देख लीजिएगा OH जो है वो इस प्रकार से है, क्या है, तो ये इस प्रकार से है। या फिर C6H6O आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बता चलूँ, आप सिंपली इस प्रकार से लिख सकते हैं, C6H5OH लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, C6H5OH, यही आपका आंसर रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, यही आपका आंसर रहने वाला है। कार्बोलिक यानी कार्बोलिक अम्ल का यही सूत्र होता है C6H5OH या फिर आपका C6H6O, यही लिख दीजिएगा। ये आपका इस प्रकार से आपका एमीन बन जाएगी। उस पर आपको ऊपर का टांग देना है या फिर कहीं भी एक कोने पर आपको OH लगा देना है। OH ग्रुप जो होता है वह आपको लगा देना है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की वो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि मास इनकी कह रहा है मस्टर्ड इनके ऑयल इनके अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद का आपको नाम लिखना होगा। तो एल्किल आइसोथायोसाइनेट, यही आपका आंसर रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, एल्किल आइसोथायोसाइनाइट, यही आपका आंसर रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको ये भी यहाँ पे 7 अंक बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर बात नहीं 5वें क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जो आपका 5वां क्वेश्चन था वो इस प्रकार से था। यहाँ पर कह रहा था कि धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के कोई 2 आपको उदाहरण देना थे। यानी राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। उदाहरण आपकी कौन कौन से हो जाएंगे, एथेनॉल तथा कीट एंड एसीटोन का विलयन, यही आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ आपको 2 अंक का क्वेश्चन था। अथवा आपकी बात करें कि ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के कोई 2 उदाहरण आपको लिखना थे। तो उदाहरण हो जाएगा आपका एसीटोन तथा एनिलीन का विलयन, जल व HCl का विलयन, यही आपका आंसर रहने वाला है। और ये भी आपके 2 और 2 4 यानी कि आपके 2 अंक बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर अथवा में दिया जा रहा है। यहाँ पर बातें छठे वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, वो भी यहाँ पर इस प्रकार से रखा जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। 5वें क्वेश्चन का मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है। और क्वेश्चन में इसकी बात नहीं, वो इस प्रकार से आपका पूछा जाने वाला है कि द्रव यानी कि द्रव स्नेही कोलॉइड एवं द्रव विरोधी कोलॉइड में आपको 2 अंतर आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक रहने वाला है। राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन इनकी क्या कह रहा है कि इनके लायो इनके फिलिक एंड इनके लायो इनके फॉबिक आपको कॉलिड आपको बताना होगा। फिलहाल कि मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा। और अथवा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछा जाने वाला है। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो क्वेश्चन में इसका देख लीजिएगा। इसका आंसर इस प्रकार से आपको लिख देना है।
तो आपके सामने आ चुका है द्रव स्नेही तथा विरोधी कोलॉइड में अंतर। इस प्रकार से आपको लिख देना है कि द्रव स्नेही कोलॉइड स्थायी होते हैं जबकि द्रव यानी द्रव विरोधी कोलॉइड अस्थायी होते हैं। या फिर आप यानी द्रव स्नेही कोलॉइड का इधर यानी कॉलम बना लीजिएगा और इधर आप यानी कि दूसरा वाला बना लीजिएगा। उस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है कि सेकंड वाला आपको इस प्रकार से हो जाएगा, द्रव स्नेही कोलॉइड उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं जबकि द्रव विरोधी कोलॉइड अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। और द्रव स्नेही कोलॉइड जल में शीघ्र होते हैं, शीघ्र ही अवक्षेपित नहीं होते हैं, जबकि द्रव विरोधी कोलॉइड जल में शीघ्रता से अवक्षेपित होते हैं। और द्रव स्नेही कोलॉइड के कणों पर आवेश की मात्रा बहुत कम या फिर शून्य होती है, जबकि द्रव विरोधी कोलॉइड में कणों पर एक निश्चित धनात्मक तथा या ऋणात्मक आवेश होता है। और गोंद, स्टार्च, प्रोटीन आदि द्रव स्नेही कोलॉइड के उदाहरण है, जबकि सल्फर, मोल और सल्फर, सोल, सोना, सोल और आदि द्रव विरोधी कोलॉइड के उदाहरण है। तो नेक्स्ट पार्ट में इसके बाद मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा। यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका सॉल्यूशन भी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।